गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन अपन ने यूँ समझो 90% कंप्लीट कर लिया। 2 टॉपिक बाकी हैं, आज एक कंप्लीट कर लेंगे, कल दूसरा। कैपिटल गेन थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया, सारे रूल्स पढ़ लिए। प्रैक्टिकली जितना थ्योरेटिकल चला है उतना प्रैक्टिकली और चलेगा ये, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसमें लपक के आएंगे बढ़िया वाले। आपका अगला टॉपिक है पेज नंबर 10 पे, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस, सेक्शन 49। सेक्शन नंबर अंडरलाइन कर लो, स्टार मार्क कर लो। जितने भी स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें आप असेट परचेज नहीं करते, आपको असेट या तो किसी और असेट के बदले में मिला होता है, या आपको असेट अपने प्रीवियस ओनर से मिला हुआ होता है, या आपकी झोली में आके गिर गया होता है। कैसे भी गया, आपने उस असेट के लिए पैसे नहीं दिए, आपने तो पैसे किसी और चीज़ के लिए दिए थे, उसके बदले में आपके पास कोई और असेट आ गई, तो जो असेट आ गई उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? रामबाण इलाज, जितना मेरे या मेरे पूर्वज के जेब से निकला होगा। सिंपल। कॉस्ट क्या मानी जाएगी? जो मेरा खर्चा हुआ है। मेरा नहीं हुआ तो मेरे प्रीवियस ओनर का जो खर्चा हुआ है वो, ठीक है। तो ये है सेक्शन 49। ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन करना सिखाएगा। हमने कुछ भी नहीं किया, जितनी भी हेडिंग्स थी ना उनको एक साथ हमने सिर्फ एक्यूमुलेट कर लिया है। ये हेडिंग कॉमन सेंस पे डिपेंड होती है। आप केस पढ़ोगे, आप खुद कहोगे सर वो वाली कॉस्ट माननी चाहिए, वही वाला रूल होगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर डीम्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट। एज पर सेक्शन 47 हम कुछ ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफ़र नहीं मानते। जैसे पापा ने मुझे गिफ्ट दे दिया, है ना, अब्दुल सर ने रीटा को गिफ्ट दे दिया, ठीक है। विल में या इनहेरिटेंस में या इर्रिवोकेबल ट्रस्ट में किसी तरीके से मुझे फोकट में कोई एसेट मिल गई, इस ट्रांसफ़र को उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं माना, तो अब मैं जब इस एसेट को बेचूंगा तो मेरे लिए कॉस्ट किसकी लेंगे अपन? प्रीवियस ओनर। आम जिंदगी है ना। इसका एक क्वेश्चन आता है, विमला ने कमला को एक ज्वेलरी गिफ्ट दे दी। कमला ने वो ज्वेलरी अपनी बेटी बिमला को गिफ्ट दे दी, और बिमला ने वो ज्वेलरी बेच खाई, ठीक है। तो बिमला के लिए कॉस्ट क्या मानी जाएगी? प्रीवियस ओनर कमला की। कमला के लिए कॉस्ट क्या मानी जाएगी? प्रीवियस ओनर विमला की। विमला की जो एक्चुअल कॉस्ट है, क्योंकि उसी की जेब में से पैसे निकले थे, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी मानी जाएगी? विमला की। बिमला, कमला, विमला। क्लियर? ओके। तो ये क्या हुआ? सीक्वेंस चेंज हो गया। विमला, कमला, बिमला। तू समझ गई थी ना पहली बार? होते हैं ऐसे लोग। कब कब प्रीवियस ओनर मानेंगे? पहला केस, ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ HUF। बंटवारा जब हो रहा है तो फैमिली की एसेट्स बाप दादाओं में बांट दी गई, बाप दादा सारे बेच खाए, ठीक है। तो जो फैमिली ने जितने में खरीदी थी वही बाप दादा के लिए क्या मानी जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सिंपल है ना, एक्सप्लेन नहीं करूँ चलेगा क्या? हाँ, जहाँ जो चीज़ समझ में नहीं आए वो आप हैंडरेस कर देना। मतलब मुझे ये लगता है कि ये जो ट्रांजेक्शन में पढ़ने वाला हूँ वो हो सकता है इस बच्ची को समझ में ना आए, बाकी तो सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अगला है अंडर अ गिफ्ट और विल। अब्दुल सर निमट गए, सारी प्रॉपर्टी रीटा के नाम कर गए, विल, और उस वसीयत में साइन करना भूल गए, तो वो किसी काम की नहीं है। फिर क्या आएगा? इनहेरिटेंस। वसीयत या विरासत दोनों में कोई चीज़ मिले तो कॉस्ट किसकी लेंगे? प्रीवियस ओनर। सर प्रीवियस ओनर की कड़ी कब तक चलेगी? जब तक किसी ने पैसे ना दिए हो, ठीक है। अगला, बाय सक्सेशन, इनहेरिटेंस और डिवोल्यूशन ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। असेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कंपनी की कॉस्ट लेंगे अपन, ठीक है। डिसोल्यूशन होना चाहिए, डिवोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब बंटवारा। अंडर अ ट्रांसफर ऑफ रिवोकेबल और एन इररिवोकेबल ट्रस्ट। रिवोकेबल में भी और इररिवोकेबल में भी, ये दोनों टर्म हम आपको आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। रिवोकेबल ट्रांसफर मतलब चीज़ मैंने दे दी, मर्जी पड़ेगी तब वापस ले लूँगा। इररिवोकेबल, वापस लेने की पावर मेरे पास नहीं है। बेटा दीपक यहाँ के जल तू, ठीक है, ओके। दोनों केस में प्रीवियस ओनर की लेंगे क्योंकि फोकट में चीज़ दी जाती है इसमें। अंडर एनी ट्रांसफर ऑफ, अब स्पेसिफिक है पर आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ रखी है। अंडर एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ होल्डिंग कंपनी
to its wholly owned subsidiary Indian company or by a subsidiary company to its 100% holding Indian company referred in section 47(4) and 47(5) respectively. होप याद आया होगा वैशाली? नहीं याद आया तो आप हैंड रेज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने पढ़ा था एच लिमिटेड, इसने शेयर्स परचेज कर रखे हैं 100%, किसके? एस लिमिटेड। तो ये बन गई होल्डिंग कंपनी, ये बन गई सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग और सब्सिडरी का रिश्ता 51% में ही कायम हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ 51% वाली लल्लू पंजू सब्सिडरी कंपनी की बात नहीं कर रहे। रिश्ता कैसा होना चाहिए? 100%। जैसे बीसीसी ने मैप के 100% शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो जो माई बाप है वो क्या है? होल्डिंग। जो बच्चे बच्ची हैं वो क्या है? सब्सिडरी। अब हो सकता है कुछ असेट्स होल्डिंग से सब्सिडरी के पास गए हों या वाइस वर्सा, सब्सिडरी से होल्डिंग के पास गए। जिसके पास भी असेट जाए वो कंपनी क्या होनी चाहिए? इंडियन, इस वाले केस में। और इसमें कौन इंडियन होना चाहिए? ये, ठीक है। जिसके पास असेट जा रहा है वो कौन होना चाहिए? इंडियन। जब ये दो कंडीशंस पूरी हो जाए, कौन कौन सी दो कंडीशन? पहली कि रिश्ता 100% होना चाहिए, और दूसरा जिसके पास असेट जा रहे हैं वो क्या होना चाहिए? इंडियन कंपनी होना चाहिए। तो ये जो असेट एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, इसको ट्रांसफर नहीं मानते, ये पढ़ चुके हैं। अब अगर ट्रांसफर नहीं मान रहे हैं तो कॉस्ट किसकी लेंगे? प्रीवियस ओनर। मतलब फर्नीचर परचेज किया बीसीसी ने, मैप में ज़रूरत पड़ी तो फर्नीचर मैप को ट्रांसफ़र कर दिया। हो सकता है इंटरनली कुछ फंड्स भी ट्रांसफ़र हुए हों, पर सरकार कहती है इसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानते, तो इन चीज़ों पे हम कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। लेकिन जब उन असेट्स को मैप फर्दर आगे सोल्ड कर देगा तो मैप के लिए कॉस्ट क्या रहेगी? प्रीवियस ओनर बीसीसी वाली। समझ में आया कि नहीं? पढ़ रखा था ये अपन ने। 3 चीज़ आएगी, कंसोलिडेशन आएगा, अमालगमेशन आएगा, डीमर्जर आएगा। कंसोलिडेशन अमालगमेशन तो आपको अकाउंट्स में भी पढ़ना है। ये रहा कंसोलिडेशन, जब दोनों कंपनी का वजूद रहता है, दोनों इंडिपेंडेंट कंपनी है पर इसका माई बाप कोई और है, ठीक है। अमालगमेशन में एच लिमिटेड एस लिमिटेड को एक्वायर ही कर लेगा और बिल्डिंग में से एस लिमिटेड का बोर्ड हटा देगा, और यहाँ पे भी बोर्ड कौन सा रख देगा? एच लिमिटेड। तो ये क्या होता है? अमालगमेशन। तो ये जो पुरानी वाली कंपनी थी जिसका अमालगमेशन हो गया, इसको बोलते हैं अमालगमेटिंग, और जो नई कंपनी रह गई उसको बोलते हैं अमालगमेटेड। तो जब अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर्स अमालगमेटेड कंपनी के हो जाते हैं तो वो शेयर्स ने भी तो ओनरशिप शेयर्स क्या? असेट्स जब नई कंपनी के बन जाते हैं तो उन असेट्स को भी ट्रांसफ़र नहीं मानते। अब जो नई कंपनी के लिए असेट्स है वो अगर फर्दर सोल्ड कर देती है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी मानेगी? पुरानी कंपनी की। याद आ रहा है? केस सिंपल है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको समझा दूँ। मैंने भाई साहब की कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो इनके जितने भी असेट्स थे सब मेरे हो गए। उसके ऊपर तो टैक्स नहीं लगा क्योंकि मैंने पूरी कंपनी एक साथ खरीदी। अब उन असेट्स को मैं आगे चल के बेचूंगा, तो जब मैं बेचूंगा तब कैपिटल गेन आएगा। तो मैंने 50 लाख रुपए में बेचा, मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानी जाएगी? प्रीवियस ओनर, जितने में उसने खरीदी होगी वो। क्लियर है? मीन्स अब इस पूरे टॉपिक को मैं सिंपल करके समझाऊं तो कोई असेट थी ए की, उसने वो असेट दे दी बी को। जब उसने वो असेट दी, उस ट्रांजेक्शन को हमने ट्रांसफ़र नहीं माना, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैपिटल गेन नहीं आया। फिर क्या हुआ? कैपिटल गेन नहीं आया। चलो ठीक है, मान लो पैसे में ही दी हो कि इसने जो चीज़ 20 रुपये में खरीदी थी इसको दे दी 50 रुपये में, तो 30 रुपये का जो कैपिटल गेन था ना, सरकार ने माफ़ कर दिया। फर्दर बी ने, क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं लगा, तो अब जब बी उसको आगे किसी को भी सेल करेगा, तो मान लो अब इसने 50 की चीज़ कितने में बेच दी? 80 में। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो क्या रहेगा? 80। लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब 50 नहीं रहेगा क्योंकि इस पर आपने टैक्स नहीं दिया है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका बन जाएगा? प्रीवियस ओनर का 20 रुपये। क्लियर है? डन। अभी क्या हो रहा था? होल्डिंग कंपनी अपने असेट सब्सिडरी को दे रही थी, सब्सिडरी आगे बेच रही थी।
या फिर सब्सिडी कंपनी अपने एसेट्स होल्डिंग को दे रही थी, होल्डिंग आगे बेच रही थी। अमालगमेटिंग कंपनी अपने एसेट्स अमालगमेटेड नई कंपनी को दे रही थी, नई कंपनी आगे बेच रही थी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। अब ये है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। रेस्पेक्टिवली के बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये 7th पॉइंट यहाँ से चालू हो गया है रेस्पेक्टिवली के बाद। ऊपर 6th वाला जो पॉइंट है ना, उसके बाद देखो रेस्पेक्टिवली के बाद 7। अंडर एनी ट्रांसफर रिफर्ड टू इन सेक्शन 47 ऑफ कैपिटल एसेट बाय अमालगमेटिंग कंपनी टू द अमालगमेटेड इंडियन कंपनी इन स्कीम ऑफ अमालगमेशन। पढ़ लिया ये अपन ने, ठीक है। देन अंडर एनी ट्रांसफर रिफर्ड टू इन सेक्शन 6B of capital asset by a demerged company to a resulting Indian company in a scheme of demerger। अब क्या हुआ कि एक कंपनी के टुकड़े टुकड़े हो गए, है ना, मतलब शुभी और चारुल अलग अलग हो गए, ठीक है। तो जो पहले असेट्स एक ही थी, अब थोड़ी असेट्स इसकी हो गई, थोड़ी असेट्स इसकी हो गई। इसको भी हमने ट्रांसफर नहीं माना। अब ये जब असेट आगे फर्दर किसी और को सेल करेंगे तो कॉस्ट किसकी लेंगे? प्रीवियस ओनर की। मतलब ये थी बड़ी वाली कंपनी, उसके टुकड़े हो गए तो उसने अपने असेट छोटी कंपनी को दे दिए, उसको ट्रांसफर नहीं माना, कैपिटल गेन नहीं आया। अब छोटी कंपनी उसको आगे फर्दर सोल्ड कर रही है, जितने में बेच रही है फुल वैल्यू कंसेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी मानेंगे? बड़ी वाली कंपनी की, है ना। मतलब कहा जाए तो सेक्शन 47 और सेक्शन 49 इंटरलिंक्ड है। सेक्शन 47 ये कहता है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको ट्रांसफर नहीं मानते, तो 49 यूँ कहता है कि जिसको ट्रांसफर नहीं माना उन सारे केसेस में आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी लोगे? आप प्रीवियस ओनर की ले लोगे। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, बाय कन्वर्जन बाय एन इंडिविजुअल ऑफ हिज सेपरेट प्रॉपर्टी इनटू HUF प्रॉपर्टी बाय द मोड रिफर्ड टू इन सेक्शन 64(2). Accordingly, section 242A provide that in all such cases for determining the period of which the capital asset is held by the transfer, the period of holding of the asset by the previous owner shall also be considered। तो ये accordingly वाला तो लाइन अलग है, ये बाद में करेंगे। इससे पहले ये जो 9th वाला पॉइंट है, by conversion of individual to office separate property into his HUF property by a mode of referred to in section 64(2). section 64(2) अंडरलाइन करो, ऊपर लिखो अदर सोर्सेस, O/S। ये अदर सोर्सेज में सेक्शन बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, हाल फिलहाल इसका कोर समझ लो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सिद्धार्थ, सिद्धि, ठीक है। सिद्धार्थ का कोई भाई है, बहन है, पापा मम्मी तो होंगे, बहन भी है। अभी बहन की शादी कर दी अपन ने, विदा कर दिया। बढ़िया। छोटी है बड़ी है? बेटा बड़ी है, तो उम्र भी हो गई होगी शादी लायक, ठीक है। तो मान लो चली गई वो, ठीक है। अब मम्मी पापा, मम्मी और पापा। सिद्धार्थ रोज दारू पी के घर आने लग गया, ठीक है, और बहुत जोर जोर से गाने चलाने लग गया, रात को सोने नहीं देता मम्मी। और मम्मी पापा ने सिद्धार्थ को अलग कर दिया कि चल निकल, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी किसको दे दी? सिद्धार्थ को। सिद्धि ने भी साथ चलने से मना कर दिया कि एक प्रॉपर्टी के लिए क्यों चलो, बाकी तो सब यही है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ? पार्शियल पार्टीशन ऑफ HUF। फैमिली ने एक कपूत को बाहर निकाल दिया, उसको थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी दे दी, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानते। ट्रांसफ़र नहीं मानते, सिद्धार्थ तो नशे में धुत अगले दिन सुबह प्रॉपर्टी भी बेच खाया, ठीक है। तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी लेंगे अपन? प्रीवियस ओनर की, फैमिली की, ठीक है। ये तो क्या है? आम जिंदगी, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन लेते हैं सिद्धार्थ कपूत नहीं है, सिद्धार्थ सपूत है, ठीक है। सिद्धार्थ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, खूब पैसे छापता है, छाप के क्या करता है कि प्रॉपर्टियां खरीदता है। और अब जो प्रॉपर्टी उसने इंडिविजुअल खुद के नाम पे खरीदी थी, अब वो उस प्रॉपर्टी को फैमिली के नाम कर रहा है, ठीक है। फैमिली के नाम पैसों में करे कि बिना पैसों के करे, उसको भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे, उसके ऊपर भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। इसके पापा मम्मी ने वो प्रॉपर्टी बेच खाई,
मतलब फैमिली ने अब वो प्रॉपर्टी क्या कर दी, आगे सेल कर दी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी लेंगे, प्रीवियस ओनर की, सिद्धार्थ की, सिंपल, ठीक है। इसका एक आगे और वर्जन पढ़े सुनेंगे अपन अदर सोर्सेज में, बोलते हो तो अभी बता दूं, ठीक है। अब सिद्धार्थ शादी के पहले लायक बच्चा, प्रॉपर्टी खरीदता, फैमिली के नाम कर देता, ट्रांसफर नहीं मानते, फैमिली अगर बेच देती तो कॉस्ट किसकी लेती, सिद्धार्थ की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ ने सिद्धि से शादी कर ली और सिद्धि ने आके तीनों का जीना आराम कर दिया, ठीक है। और अब तीनों अलग हो गए, मम्मी पापा भी अलग हो गए, ठीक है, हो गए मर्जी, ऐसी फूट डाली उसने कि सब चारों अलग अलग हो गए। तो अब क्या करा कि वो जो सिद्धार्थ की प्रॉपर्टी सिद्धार्थ ने अपने पर्सनल पैसों से खरीदी थी, जो उसने फैमिली के नाम कर दी थी, उस प्रॉपर्टी के 4 हिस्से हो गए, ठीक है। एक तो हो गया सिद्धार्थ का, एक हो गया सिद्धि का, एक हो गया मम्मी का, एक हो गया पापा का। तो अब ये पार्टीशन हो गया ना। पार्टीशन के बाद जो प्रॉपर्टी सिद्धार्थ को मिली वो तो सिद्धार्थ की ही मानी जाएगी। इवन साला जो प्रॉपर्टी सिद्धि को मिली वो भी किसकी मानी जाएगी, सिद्धार्थ की मानी जाएगी। ये अपन अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे। किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रॉपर्टी के टुकड़े हो गए, तो अब उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है, तो मम्मी को हिस्से में जो इनकम आ रही है वो मम्मी की मानी जाएगी, पापा के हिस्से में जो इनकम आ रही है वो पापा की मानी जाएगी, सिद्धार्थ के हिस्से में जो इनकम आ रही है वो सिद्धार्थ की मानी जाएगी, सिद्धि के हिस्से में जो इनकम आ रही है वो भी किसकी मानी जाएगी, सिद्धार्थ की मानी जाएगी। डाइवोर्स हो गया होगा तो नहीं मानी जाएगी, डाइवोर्स नहीं हुआ होगा तो इनकम किसकी मानी जाएगी, सिद्धार्थ की। ये हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अदर सोर्सेज में, डीम्ड इनकम। क्या बोलेंगे, डीम्ड मतलब मानना कि लीगली इनकम सिद्धार्थ के नाम पे नहीं आ रही है, पर इनकम टैक्स डीम्ड मानेगा कि भले ही तेरे नाम पे ना आ रही हो, फिर भी ये इनकम तेरी इनकम में ऐड होगी और तुझे टोटल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी उस मुद्दे पे मत आओ, आप उस टॉपिक से रिलेटेड डाउट मत पूछो, क्योंकि वो टॉपिक हमारा नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं, कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं। कैपिटल गेन में से कितना समझना है, इंडिविजुअल ने अपनी प्रॉपर्टी HUF के नाम कर दी, HUF जब उसको फर्दर सोल्ड करेगा तो कॉस्ट किसकी लेगा, प्रीवियस ओनर की, फैमिली मेंबर ने जो जेब से पैसे खर्च किए होंगे उसकी। क्लियर है ये बात, ठीक है। नहीं, जो खरीदी है कोई सी भी दे, उससे फर्क क्या पड़ता है। हाँ तो घूम फिर के आप वापस HUF पे आ गए। प्रीवियस ओनर तो तब तक चेन जुड़ती जाएगी ना जब तक जेब से पैसा नहीं निकलेगा। जिसकी जेब से पैसा निकलेगा वही क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। क्लियर है ना, ओके। हाँ मतलब अब वो तो आप हमारा मकान ही देख लो ना, 1946 का, किसने बनाया था, परदादा ने। दादा की शादी करी थी उसलिए, तो परदादा ने घर बनाया, दादा के नाम पे हुआ, दादा से पापा के नाम पे हुआ। मान लो मेरे नाम पे हो जाए, वैसे मैं मना कर रहा हूँ मत दे के जाना, फिर भी उनको प्यार आ जाए, दे जाए, तो अब मेरे लिए मैं तो बेच दूंगा, तो मेरे लिए कौन सी लेंगे, पापा। पापा ने तो फूटी कौड़ी खर्च नहीं करी, दादा उन्होंने कौन सी खर्च करी, तो परदादा। अब परदादा तो सर 2001 के पहले खर्च करी होगी, तो 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे। ये बात इसको पता नहीं है, इसको पता नहीं क्या अच्छा कर रही है बावड़ी। तो ये कोई बहुत ऐसी अच्छा करने वाली बात थोड़ी है, अच्छा इसको नहीं पता, ओहो हो, अब ये कैसे जिएगी। चले आगे बढ़े अपन, ठीक है। अच्छा अब इस केस में जितनी भी बार आप कॉस्ट प्रीवियस ओनर की ले रहे हो, उस हर केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर से ही काउंट करोगे कि मैंने उसको 1 साल रखा, 2 साल रखा, 3 साल रखा, वो मेरे लिए शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, ये कैसे पता पड़ेगा। जितना टाइम मेरे पास रहा वो तो ऐड होगा ही होगा, जितना टाइम वो प्रीवियस ओनर के पास रहा वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें वो हुई कि जिस पर एज पर सेक्शन 47 ट्रांसफर नहीं माना जाता था, तो एज पर सेक्शन 49 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी ले ली अपन ने, प्रीवियस ओनर की। अब थोड़ी बातें कर लेते हैं अपन कन्वर्जन फॉर कन्वर्जन की। तो अगला केस है
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स रिसीव्ड अंडर द स्कीम ऑफ अमालगमेशन। आई होप इतनी बार अमालगमेशन सुन लिया है कि आप समझ में आने लग गया होगा अमालगमेशन होता क्या है। अमालगमेशन क्या होता है समझना, आप लोग थे ए कंपनी के शेयर होल्डर्स, मैं हूं ए कंपनी, ठीक है। किसी बी कंपनी ने पूरी की पूरी ए कंपनी एक्वायर कर ली, तो एक्वायर करके वो ए कंपनी को पैसे नहीं देती कि ले ये पैसे तेरे शेयर होल्डर्स में बांट देना, नहीं, वो एक्वायर करती ही किससे है, शेयर होल्डर्स से। बोलती है कि हम आपकी कंपनी परचेज कर रहे हैं, तो आपके पास जो ए कंपनी के शेयर्स है ना, उसके बदले में वो तो कंपनी बंद कर देंगे, हम लीगली वाइंड अप कर देंगे, और आपको हम अब ये हमारी कंपनी के क्या दे देते हैं, शेयर्स दे देते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स जिनके पास पुरानी कंपनी के शेयर्स होते हैं, उनको पुराने शेयर्स के बदले में नए शेयर्स मिल जाते हैं। तो जो नए शेयर्स मिलते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, जितने में तुमने पुराने शेयर्स परचेज किए थे वो। सिंपल समझ में आया कि नहीं आया? एग्जांपल लेके समझाऊं? अबे थाले, ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं क्योंकि अपन को ये पूरे चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो मान लो ये है बी कंपनी, तो ये जो फर्स्ट वाली रो है ना, ये बी कंपनी के शेयर होल्डर्स है, चुन्नू मुन्नू सारे, और ये है बी कंपनी। अबे ये भी तो बी थी, ये है ए कंपनी, ठीक है। और ये जो दो रोज के शेयर बैठे हैं, चुन्नू मुन्नू मुन्नू, ये सब क्या है, इसके शेयर होल्डर्स। बी ने ए को एक्वायर किया, एक्वायर किया मींस इन सबसे बात करी बी ने कि देखो हम ये कंपनी आपसे खरीदना चाहते हैं, आपका एक शेयर 100 रुपए का है, हम एक काम करते हैं, आपके एक शेयर के बदले में हमारा एक शेयर दे देते हैं, और हमारा शेयर तो 120 का है मार्केट में। बोलो रेडी हो क्या? हाँ सर, 1 + 1 तो 11 होते हैं ऐसी चीज़ों में, सिनर्जी बेनिफिट मिलता है ना, कंपनी मिलके काम करेगी तो ज़्यादा कमाएगी, और हमें 100 के बदले में 120 का शेयर मिलता है। तो सारे शेयर होल्डर्स मान गए कि ठीक है आप हमारी कंपनी खरीद लो। तो अब ए कंपनी वाइंड अप कर दी जाएगी, ए कंपनी लीगली बंद कर दी जाएगी, और सारे एसेट्स किसको दे दिए जाएंगे, बी को दे दिए। और बी ने इतने सारे जो एसेट्स मिले उसके बदले में शेयर्स किसको दे दिए, ए कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो अपन लोग ए कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, अपने पास ए कंपनी का 100 रुपए का एक शेयर था, ठीक है। अब वो कंपनी तो बंद हो गई, तो उसका जो शेयर सर्टिफिकेट था वो तो रद्दी हो गया, और बदले में मुझे नया शेयर आ गया ना बी का, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 120 रुपये, ठीक है। अब आप में से इस दिव्यांश ने वो शेयर जैसे ही मिला आगे बेच दिया, 2 महीने 3 महीने बाद हाथों हाथ बेच दिया, तब उसकी मार्केट में वैल्यू चल रही थी 125 रुपये, तो इसने 125 रुपये में बेच दिया। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 125, तूने ये शेयर कितने में खरीदा, तो अब ये थोड़ी कहा ये शेयर तो 120 का था, मैंने तो 120 की चीज़ 125 में बेची, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। नहीं बेटा, तूने ये 120 रुपये का शेयर खरीदा नहीं था, तुझे तो ये मिला था। किसके बदले में मिला था, पुराने शेयर के बदले, और उसके लिए तेरी जेब से पैसा कितना गया था, 100 रुपये। तो वो जो पुराना 100 रुपये तेरे पास से गया था, वही इस वाले शेयर की क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। मतलब बहुत बेसिक सी बात है, बरसों पहले तेरी जेब में से 100 रुपये गए, और अब उसके बदले में तुझे 125 रुपये मिल रहे हैं, तो सरकार व्यवहारिक सी बात कहती, तेरे पास से 100 गए, मिले 125, तो तुझे 25 रुपये पे टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, सबको समझ में आया? ऐसा सरकार ने इसलिए भी कहा क्योंकि देखो, इसने 100 रुपये दे के एक शेयर सर्टिफिकेट खरीद लिया, कोई आया इससे वो सर्टिफिकेट लेके दूसरा सर्टिफिकेट दे गया। जो पहला वाला सर्टिफिकेट था वो 100 का था, दूसरा वाला 120 का था। 20 का फायदा तो उसको उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो गया ना, पर सरकार ने उपकार किया, जा सिमरन जी ले तेरी जिंदगी, नहीं ले रहे तो उससे 20 रुपये पे टैक्स, 100 के बदले में 125 का शेयर आ गया, नहीं ले रहे तो उससे टैक्स। लेकिन तू अब इस 125 की चीज़ को 130 में आगे फॉरवर्ड कर देगा, तो तुझे क्या लगता है 10 पे टैक्स लेंगे? तेरी जेब से तो 100 गए थे ना बेटा, तो 100 के बदले में अब तुझे मिल कितने रहे, 130, तो पूरे 30 रुपये पे तुझसे क्या लेंगे हम, टैक्स लेंगे। समझ में आया कि नहीं? बहुत व्यवहारिक सी बात है। ओके, अगला, जितनी भी बार हमें बैठे बैठे हमारे शेयर्स किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो कॉस्ट किसकी लेंगे, जितना एक्चुअली में मेरी जेब से पैसा खर्च हुआ हो। ये जो नई चीज़ मिली,
वो क्यों मिली? क्योंकि मेरे पास पुरानी चीज थी। तो जो पुरानी चीज की कॉस्ट थी वही मेरी नई चीज की क्या मानी जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। सिंपल है, ठीक है। लक्ष्य है, सिंपल नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स रिसीव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। ये किसकी है? ले। नहीं दे। ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर रिसीव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल एसेट, आगे ब्रैकेट में लिख दो प्रोपोर्शनेट। लिखा हुआ है प्रोपोर्शनेट ब्रैकेट में, आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है? प्रोपोर्शनेट। सेकंड वाला पढ़ रहा हूं ना बेटा। कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल एसेट लिखा हुआ है ढक्कन, उसके आगे प्रोपोर्शनेट का लिखा हुआ। अरे टेबल में सेकंड पॉइंट याद। नशे में है कि नींद में? कितने तेजस्वी लोग। ठीक है, टेबल का सेकंड और जहां पे थर्ड लिखा हुआ है ना, उसके सामने जहां पे कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल एसेट लिखा हुआ है ना, उसके आगे क्या लिख दोगे? प्रोपोर्शनेट। अब तुम्हें ऐसे समझ में तो आएगा नहीं, तो सुन लो, समझ लो। मैं हूं कंपनी, आप हो कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स, जिनको मैंने इशू कर रखा है कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिसको 5 साल बाद मैं डिबेंचर से कन्वर्ट कर दूंगा इक्विटी शेयर्स में। तो जब ये कन्वर्जन हुआ, उसको ट्रांसफर नहीं माना। आपके पास से गए डिबेंचर्स, बदले में क्या आ गए? शेयर्स। तो अब वो जो नए वाले शेयर्स आए, उसकी कॉस्ट क्या मानेंगे? जितने में तुमने डिबेंचर खरीदा होगा। सिंपल। अब प्रोपोर्शनेट क्यों लिखवाया सर? क्योंकि पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब डिबेंचर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट तो होंगे, लेकिन फुली नहीं होंगे। कितने होंगे? पार्टली होंगे। मतलब मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊं तो आप लोगों ने खरीदा था 100 रुपए का एक डिबेंचर, 100 रुपीज का, ठीक है, जो था पार्टली कन्वर्टेबल। पार्टली कन्वर्टेबल कितना था कि उसमें से 60% पोर्शन जो है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इक्विटी शेयर्स में। और पता है आपको कन्वर्जन के टाइम पे एक इक्विटी शेयर नहीं मिलेगा, आपको मिलेंगे 5 इक्विटी शेयर। ठीक है। अब मैंने तो दिए थे 100 रुपए पूरे डिबेंचर के। 100 रुपए में से 60% पोर्शन क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो 100 रुपीज का 60% मतलब 60 रुपीज। तो ये जो शेयर्स मेरे पास आए 5, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानी जाएगी? 60 रुपीज। ये तो 5 की मिला के है, तो एक की कितनी मानी जाएगी? अभी भी 4 ही हुए गए, नहीं 5 हो गए ना। तो एक की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानी जाएगी? 12। और मेरे पास अभी भी डिबेंचर बचा है जिसकी वैल्यू कितनी है? 40%। तो इसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 40 रुपीज। सिंपल है कि नहीं है? जस्टिफाइड है कि नहीं है? व्यवहारिक सी बात है भाई। अगर फुली कन्वर्ट हो जाता, पूरा डिवेंचर गया, तो 5 शेयर्स की कॉस्ट कितनी मानते? 100। एक की कितनी मानते? 20। मेरी घड़ी पीछे चल रही है क्या? 11:30 फिक्स हो गया। अच्छा बुला के लाता हूं उनको, अभी जवाब तो दिया ही नहीं। तो बुलाने चली गई होती। दस मिनट तो देगा। मेरे को 25 मिनट लेट मिली है क्लास यार, है ना? ठीक है, 10 मिनट तो अपन ने बोला है। हेलो, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। 10 मिनट अपन ने बोला है, अपन 9 मिनट में क्लास दे देंगे उनको, ठीक है? तो प्रोपोर्शनेट समझ में आ गया आपको? 100% कन्वर्ट हुआ हो तो पूरी कॉस्ट, और उसके बदले में मल्टीपल चीजें मिली होगी तो डिवाइड ही तो करना है अपन को। जस्टिफाइड चीज है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अपन इसमें। नाउ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, इसका मजा आ गया, शानदार। अंडरलाइन कर लो, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। फेयर मार्केट वैल्यू को अंडरलाइन कर लो और पूरी कहानी किस्सा सुनो। अब ये बोलते हैं अपन
SOP, इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्लान। ऑप्शन वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन है, लो तो लो, नहीं तो मत लो। होता क्या है कि मेरे यहाँ कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, मान लो आप सारे मेरे एम्प्लॉयज़ हो, आप मेरे सेल्स टीम का मेंबर्स हो, आप मेरे, मतलब ठीक है, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट जो है उसके आप मेंबर्स हो। मैंने आपको टारगेट दिया कि विद इन 3 इयर्स आप अगर टोटल 1 CR की सेल कर दोगे तो मैं आप सबको 100 शेयर्स दूंगा। मेरा जो शेयर मार्केट में 500 रुपये का है वो मैं आपको 100 रुपये में ही दे दूंगा। ठीक है, आप सबके पास ऑप्शन आ गया, आप सब ने मिलकर टारगेट अचीव कर लिया। टारगेट अचीव कर लिया तो अब मैंने 500 की चीज़ 100 रुपये में दी, फ्री में दे दी होती तो दिक्कत नहीं थी, ये लो शेयर्स पकड़ो, लेकिन मैंने 100 रुपये में तो दी ना, तो अब आपके पास 100 रुपये भी तो होने चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने 1 महीना दे दिया कि बेटा 100 रुपये जमा करा लो और अपने शेयर्स ले जाओ। आप में से सब 100 रुपये जमा करा गए, ये दोनों नहीं आए, क्या मैं तो रखनी ही नहीं इस कंपनी के, 100 रुपये भी क्यों देनी चाहिए, जहाँ से मैंने जीले तेरी जिंदगी, हमारे क्या है मतलब शेयर्स। आप लोगों ने ले लिए, वो शेयर 500 का था, आपने कितने में ले लिया? 100 रुपये। अब थोड़े टाइम बाद जब इस शेयर की वैल्यू मार्केट में 1000 हो गई, 1000 हो गई या 110 हो गई या 1200 हो गई, जो भी हुई, आपने उस शेयर्स को बेच दिया। अब जब आपने इस शेयर को बेचा तो जितने में बेचा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? 100 के 500? ठीक है, पहले मेरे को देख तो लेने दो, 100 वाले कितने हैं एंट्रीज करो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अबे बाकी सब 500 वाले हैं कि कोई ऐसे ही? बाकी सब 500 वाले हैं। 500 वाले क्यों हैं? 500 रुपये क्यों कह रहे हो आप? ठीक है, ये बात बाद में करेंगे, सही कह रही है तू। जो 100 रुपये कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं 100 रुपये? क्योंकि जेब से 100 रुपये ले। आपने अभी क्लास के स्टार्टिंग में बोला किसी भी असेट की कॉस्ट वही मानेंगे जो जेब से निकलेंगे, करेक्ट है। आपकी जेब से 100 रुपये निकले तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 रुपये ही मानना चाहिए, पर मानेंगे नहीं। कितना मानेंगे? 500 रुपये। क्यों मानेंगे? बोल नवलीन, क्या कह रही है? ठीक है, ये मैंने किसी लेक्चर में एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बोला होगा, उसको याद रह गया है। ये सैलरी का पॉइंट है। कैपिटल गेन में अपन ने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। सैलरी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं ये कहूँगा कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हो और आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो उस एम्प्लॉयर से जो भी मिलेगा ना वो क्या माना जाएगी? सैलरी मानी जाएगी। मतलब मान लो भाई मैं यहाँ शब्बीर सर अब्दुल सर के यहाँ जॉब करता हूँ। एक दिन शब्बीर सर बहुत शानदार वाली घड़ी पहन के आए, मैंने कह दिया शब्बीर सर क्या घड़ी है यार, उन्होंने उतार के मेरे को दे दी। ठीक है, तो वो जो घड़ी मुझे मिली ना एम्प्लॉयर से, वो भी क्या मानी जाएगी? सैलरी। अगले दिन वो बुलेट पे आया, मैंने कहा क्या गाड़ी है यार, उन्होंने ले तू ले लिया। मैं पक्का? नहीं नहीं, 1 महीना चला के शौक पूरा कर ले। तो वो 1 महीना जो मैं गाड़ी चलाऊंगा ना उसका जो रेंट बनता होगा ना वो भी मेरे लिए सैलरी। शब्बीर सर पैसे नहीं लेंगे, पर सरकार कहेगा कि भाई तूने गाड़ी फ्री में चलाई, अगर यही गाड़ी बाजार से रेंट पे लेके आता तो कितने में पड़ती? उस रेंट को भी हम क्या मानेंगे? सैलरी मानेंगे। मतलब शब्बीर सर की मम्मी इतनी अच्छी थी कि जब वो टप्पावेयर में दूध बेचती थी तो 2 टप्पावेयर बेचती थी, एक मेरा है एक उनका। टिफिन में जब वो रोटी बेचती थी वो 10 रोटी बेचती थी, 8 उनकी 2 मेरी। ठीक है, तो मुझे एम्प्लॉयर से जो भी मिलेगा वो सब क्या मानी जाएगी? सैलरी मानी जाएगी। तो यहाँ पे जब मैंने उनके यहाँ काम किया तो काम करने की वजह से मुझे 500 की चीज़ कितने में मिली? 100 में। तो 100 तो मैंने जेब से ही दिए, मुझे बेनिफिट कितने का मिला? 400 का। तो वो 400 रुपये मेरे सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? मोटा मोटा देखने से क्या लगता है कि सर आपने 100 रुपये की चीज़ कितने में बेच दी? 1000 में। फ़ायदा कितना हुआ? 900। अबे तो गंचक्कर 900 में से 400 पे तो मैं पहले ही सैलरी के हेड में टैक्स दे चुका हूँ ना, तो अब तो मुझे कितने पे टैक्स देना है? 500 पे ही तो देना है। इट मीन्स
कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानी जाएगी? 500। जहां तक मैं टैक्स दे चुका हूं वो मेरी क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। बेसिक बात है कि नहीं है? है ना सर? 100 रुपए में मिला पर 400 पे आपने टैक्स ले लिया ना, तो अब मेरे लिए उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी बन जाएगी? 500 रुपए, जो है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। आ रहा? डन? चलो अब छोड़ देते हैं यार। फिफ्थ जो टेबल में 4 है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपल है। तो कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। इनके आगे भी लिख दो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के आगे लिख दे, क्या लिख दो? प्रोपोर्शनेट, क्योंकि ये भी पार्टली और फुली कन्वर्टेबल होता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स रिसीव्ड इन द रिजल्टिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर। इच्छा तो है पढ़ाने की, लेकिन किसी और के साथ इंसाफ नहीं होगा। फिर भी मैंने 10 मिनट मांगे तो 9 मिनट में छोड़नी है, 2 मिनट बाकी है। चलो पढ़ो। अब क्या हुआ? डीमर्जर। डीमर्जर में आपके पास तो कहाँ गया वो पेज? हाँ, आपके पास तो बड़ी कंपनी का शेयर था, आप सब ए कंपनी के शेयर होल्डर्स थे। जो शेयर आपने मान लो 100 रुपए में खरीदा था, अब वो कंपनी का डीमर्जर हो गया, मतलब उसके 2 हिस्से हो गए, एस और सी बन गए भाई। ठीक है, तो आपके पास जो एक कंपनी थी वो तो बंदी हो गई ना, उसके बदले में आपको 2 नई कंपनी के क्या दे दिए जाएंगे? शेयर दे दिए जाएंगे। ठीक है, शेयर्स, अब आपके पास एक शेयर था, उसके बदले में आपके पास क्या हो गए? 2 शेयर। तो किसी एक की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माने? 100 थोड़ी मान सकते हो। 100 के बदले में तो 2 चीज आई है, प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और वो प्रोपोर्शनेट होगा नेट असेट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? कैपिटल असेट के बेसिस पे नहीं, नेट असेट के बेसिस पे। कि इसको कितने, अब मान लेते हैं इसके जो नेट असेट्स थे वो थे 100, उसमें से 60% असेट्स इनको मिल गए, 40% असेट्स इनको मिल गए, और आपको 2 कंपनी के शेयर्स मिल गए। तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानी जाएगी? 100 का 60%, इसका 100 का 40%। क्लियर है? बेसिक सी बात है, समझ में आ गया सबको? मैं वापस कह रहा हूँ, कैपिटल एसेट और नेट एसेट में फर्क होता है। कैपिटल एसेट तो सिर्फ कैपिटल एसेट जो डेफिनेशन में फॉल होते हैं, नेट एसेट तो टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्लियर है? ओके। 7th जो टेबल में 6 है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हेल्ड इन द डीमर्ज्ड कंपनी। अबे वही तो पढ़ा अपन ने। अच्छा, डीमर्ज्ड कंपनी मतलब अब हुआ क्या कि जब ये ए कंपनी 2 कंपनी में डीमर्ज हुई, तब ये वाली वाइंड अप नहीं हुई। इसने क्या करा? इसके पास 3 सेक्शंस थे, 2 सेक्शंस को अलग कर दिया, एक अपने पास रहने दिया। तो आपके पास इसका तो शेयर्स था ही सी, बदले में आपको 2 शेयर और मिल गए। 2 शेयर और मिल गए तो साला 40% इधर, 40% उधर और 20% इधर रह गया। तो 100 रुपए का भी 40, 40 और 20 रह जाएगा। तो आपके नोट्स में लिखा हुआ कैसे है कि बेटा इधर कैसे लेंगे? नेट एसेट के बेसिस पे। अब इधर नेट एसेट के बेसिस पे ले लिया तो इसकी कॉस्ट क्या मानेंगे कि जो टोटल कॉस्ट थी उसमें से इन दोनों की जो कॉस्ट आपने मानी वो माइनस कर दो, जो बचा वो इसकी कॉस्ट रह जाएगी। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है सबको? एग्जाम्पल से और समझाऊं? हिमानी आ गया ना सबको? सिंपल सी बात है, मतलब प्रोपोर्शनेट करना है नेट एसेट के बेसिस पे। जिसके पास जितने जितने नेट एसेट 100 रुपए के, उसी के हिसाब से क्या हो जाएंगे? टुकड़े हो जाएंगे। आपकी कॉस्ट 100 नहीं थी, 500 थी, तो 500 का 40%, 40% और 20%। कान कैसे भी पकड़ो आप। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी कल पढ़ेंगे। बाय, टाटा, सी यू।